हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू गौतम ऑनलाइन स्टडी। तो इस वीडियो में हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। ये आपके सभी टेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपको क्या करना है, कंप्लीट वॉच करनी है वीडियो और उसके बाद आपको अपना इवैल्यूएशन करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है डोलार्ड, मिलर, पियाजे या बंडूरा और वॉल्टर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो इनमें से बताना है जिसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका जो सही आंसर है, डी आंसर बिल्कुल सही है। बंडूरा और वॉल्टर्स जो थे, इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शंस पढ़ लीजिए। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमें ध्यान से पढ़ना है। देखिए, विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, ये बिल्कुल सही है। वृद्धि और विकास की क्रिया जो है वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यह विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो जो सही नहीं है वो है थर्ड आंसर। देखिए डियर, भविष्यवाणी की जा सकती है और इसमें लिखा है कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, मतलब बच्चे के वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है कार्यों को शीघ्रता से करना, डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना या सफलता को अनुभव करने की चाह रखना। तो देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर के कार्य मतलब उच्च प्राथमिक स्तर का बच्चा है, उसकी जो विशेषता नहीं है वो है डेटिंग करना। ठीक है, तो बी आंसर बिल्कुल सही है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? तो प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरे के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का, एकता एवं सहयोग की भावना का या अहम तथा उच्छिष्टता की भावना का? तो फिफ्थ का सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, एकता एवं सहयोग की भावना का। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? इंद्रिया जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? ये पहली जो स्टेज है ये जन्म से 2 वर्ष है, दूसरी 2 से 7, तीसरी 7 से 11, फिर 11 से ऊपर। तो किस अवस्था में बच्चा जो है अपनी आसपास की वस्तुओं में डिफरेंस करना शुरू कर देता है, क्लासीफाई करना उनको शुरू कर देता है? तो वो है 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? व्यवस्थापन, खोज, सात्वीकरण या निर्माण? तो पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का जब समावेश हो जाता है उसको इन्होंने कहा है सात्वीकरण। तो राइट आंसर होगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना या बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो केवल वाला जो है, जैसे कि मैंने बताया है, नेगेटिव होता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से हम अवगत कराएंगे, उस पर जोर देंगे। तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा, जो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट इज, एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष है तो आप उसकी बुद्धि लब्धि होगी 100, 110, 120 या 140? तो नाइन्थ का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, देखिए आप निकाल सकते हो इसको, 18/15 इंटू 100। तो आप क्या करोगे, 3 यहाँ पे आप निकाल सकते हो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ऐसे 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो 6 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे
120 आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाता है हमारा 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? तो देख लीजिए ऑप्शन। व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। यह उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। तो राइट आंसर है, देखिए सभी कथनों से जो है बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आजकल आंकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? अलग अलग छात्रों की तुलना करने में, देखिए यार हम कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। छात्रों को बुद्धिमान या औसत छात्र की उपाधि देने में, ना ही हम उनको कोई उपाधि दे सकते हैं कि भी आप बुद्धिमान हैं या आप एवरेज बच्चे हैं। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से या फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का प्रयोग करने में, तो ये कथन भी बिल्कुल गलत है। तो थर्ड आंसर बिल्कुल हमारा सही होगा। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्ययात्मक चिंतन या तार्किक चिंतन? तो 12 का सही आंसर जो है वो है तार्किक चिंतन। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है, या पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। तो 13 का सही आंसर है कि स्त्रियों का जो हस्तलेख है वो पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। ठीक है, आंकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? तो पढ़ लीजिए ऑप्शंस को अच्छे से। देखिए हम उनके बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, ना ही हम उनको कोई नेगेटिव कमेंट दे सकते हैं, ना ही हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं कि आप मंदबुद्धि बच्चे हो, कमज़ोर हो या बुद्धिमान हो। तो ये कथन भी बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गए, लेकिन शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से सीख सके, तो ये कथन बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था जेम्स ड्रेवर, टॉयलर, स्किनर या गॉल्टन? तो राइट आंसर है गॉल्टन। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग, तुलनात्मक मूल्यांकन या ये सभी? तो राइट आंसर जो है ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अनुकरण एवं दोहराने की त्रिप्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो बिल्कुल सही आंसर है अनुकरण और दोहराने की जो त्रिप्रवृत्ति होती है ये शैशवावस्था में होती है। ए आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? तो याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, ये कथन तो बिल्कुल सही है। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, बिल्कुल सही है। और बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना, बिल्कुल सही है। लेकिन अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये छात्र केंद्रित होना चाहिए। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या हम छुआछूत रखेंगे? छुआछूत की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना ही हमें भेदभाव करना चाहिए, ये ना ही हम उनको अलग करके शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं, बल्कि हम सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता उस बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे। तो ए आंसर बिल्कुल सही है। आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? जो पढ़ने में असामान्य स्तर के हो, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हों, जो पढ़ने में निम्न स्तर के हों, या जो आँखों से अधिक देख पाते हैं? तो क्या सही आंसर होगा? तो जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं उनको इसका कम लाभ होगा। तो राइट आंसर जो है बी आंसर। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छे शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना,
विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, या परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो 21 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और उनको प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ओके। अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, कर्ट लेविन द्वारा, आशुबेल द्वारा, स्किनर द्वारा या जीन पियाजे द्वारा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कर्ट लेविन के द्वारा ये किया गया। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का मुख्य कार्य है बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करना, बालकों को पढ़ाना, बालकों का ज्ञानवर्धन करना या बालकों को अच्छे संस्कार में डालना। तो बालकों को सीखने के लिए मोटिवेट करना। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है भाषा संप्रेषण में निपुणता, असीमित कल्पना शक्ति, बालक के समक्ष अनेक समस्याएं या उसके बोलने की गति समस्या। तो राइट आंसर जो होगा वो है भाषा संप्रेषण में निपुणता। ठीक है। समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वनमानुषों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय हैं? थॉर्नडाइक के, कोहलर के, स्किनर ने या जीन पियाजे ने? तो देखिए, जीन पियाजे ने तो अपने बच्चे पर किया था, स्किनर ने चूहे पर किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, तो कोहलर ने किया था वनमानुषों पर। ठीक है। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। किसी बालक का व्यक्तित्व, वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? योगात्मक प्रतिरूप, गुणात्मक प्रतिरूप, ऋणात्मक प्रतिरूप या धनात्मक प्रतिरूप? तो सही आंसर हो जाता है ये गुणात्मक प्रतिरूप। नेक्स्ट है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से कौन सी हो सकती है? तो पढ़ लीजिए एक बार ऑप्शंस को अच्छे से। तो इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। समावेशी शिक्षा जो है किसको शामिल करने पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है? केवल प्रतिभाशाली शिक्षार्थी, केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों, केवल सामान्य शिक्षार्थियों या सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को? तो समावेशी शिक्षा जो है सामान्य बच्चों को भी और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को शामिल करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। पढ़ने से संबंधित अक्षमता है डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, डिस्ग्राफिया या फेजिया? तो जिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उनको दिक्कत होती है, डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही होगा। प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जीन पियाजे, फ्रायड, जॉन डीवी या मन? तो ये अमेरिका के थे मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी। इन्होंने जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा की इन्होंने आधारशिला रखी थी। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। तो डियर, यही थे हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।